वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 6 एनसीईआरटी का सोशल साइंस का जो हम सीरीज कर रहे हैं। उसमें आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो हमें बुक्स और ब्यूरियल्स के थ्रू क्या जानकारी मिलती है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड। आपने सुना होगा वेदों के बारे में। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें सबसे जो ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेद, जिसको अराउंड 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। इसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा जो है सूक्त हैं। ठीक है, ये जो हाइम्स हैं ये इनको एक तरह से जो अलग से अलग अलग देवी देवता हैं उनकी प्रेज में इन्हें लिखा गया है। मोस्टली इसके अंदर 3 जो हैं स्पेशल गॉड्स जो हैं उनको लिखा गया है। वो है अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्र द वॉरियर गॉड एंड सोम। सोम एक तरह का प्लांट होता है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है। तो ये जो 3 गॉड हैं वो इसके अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। जो ये हाइम्स हैं इनको कंपोज किया है ऋषिज ने, मतलब ऋषियों ने इसे कंपोज किया है। और प्रीस्ट जो थे वो अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखाया करते थे। मतलब वो कहते थे कि इन मतलब हाइम्स को आप अच्छे से मेमोराइज करो, याद करो अच्छे से। मतलब उस टाइम ये चीज़ें सिखाई जाती थी। ऋग्वेदा एक तरह से आपको एक नॉलेज के लिए ये लिखा गया था। तो जो मोस्टली जो हाइम्स हैं इसे मेंस के द्वारा ही लिखा गया है। बहुत ही कम है जो वुमेंस के द्वारा लिखी गई हैं। और जो ऋग्वेदा है उसको वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। मतलब आज की संस्कृत से वो काफ़ी अलग है, उसे वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत के बारे में जैसे हम बात करें, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, यहाँ पर स्पेशली इस पैराग्राफ में आपको संस्कृत के बारे में कुछ बताया गया है। संस्कृत जो है एक तरह से लैंग्वेजेस की जो फैमिली है उसका ही एक पार्ट है जिसको इंडो यूरोपियन कहते हैं। कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि असामीज़ है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है। और एशियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पर्शियन है, ये भी लैंग्वेजेस हमारे भारत में आई बाद में। और इंग्लिश है जो ये यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच है, जर्मन है। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो सभी लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और जैसे इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मातृ शब्द है संस्कृत के अंदर, हिंदी में वही मतलब माँ की ही बात की जा रही है कि यहाँ पर जो संस्कृत में मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ कहा जाता है और इंग्लिश में मदर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेजेस हैं उनका आपस में एक कनेक्शन होता है। ठीक है, देखो द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो आज हम बुक्स यूज़ करते हैं वो रिटन होती हैं और साथ के साथ वो प्रिंटेड होती हैं। बट ऋग्वेदा का क्या था, उसे कोई इस इंटेंशन से नहीं रिसाइट किया गया, लिखा मतलब बोला गया कि उसको हम एक बुक की फॉर्म में लिखेंगे। वो उस टाइम से रिसाइट किए जाते थे, मतलब बोले जाते थे। लोग एक तरह से अपनी नॉलेज अपने वर्बली फैलाते थे। ठीक है, तो उस टाइम ये वर्बली ऐसे ही रिसाइट किया गया और उसको लिखने की बजाय सुना जाता था, लोग इसको सुनाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब काफ़ी सदियां बीती तो उसके बाद इनको रिटन फॉर्म में लिख दिया गया, कंपोज कर दिया गया और लगभग आज से 200 साल पहले इनको प्रिंटेड फॉर्म में लाया गया। हिस्टोरियंस को ऋग्वेदा से क्या जानकारी मिलती है? हिस्टोरियंस जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने पास्ट के बारे में जैसे कि मटेरियल रिमेन्स मिले हैं उससे जानकारी तो ली ही ली है, साथ में उन्होंने रिटन सोर्सेज से भी काफ़ी जानकारी ली है। अब देखते हैं कि उन्होंने ऋग्वेदा से क्या जानकारी ली है। ऋग्वेदा के अंदर जो हाइम्स लिखी है ना वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशंस के थ्रू समझाई गई है। यहाँ पर कोई ऐसे नहीं बताया गया कि हाँ ये प्रिंसिपल्स हैं और आपको इस हिसाब से काम करना, ऐसा नहीं है। इसके अंदर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशंस जैसे हो रही हैं, कुछ फॉर्म्स ऑफ डायलॉग्स हैं, इस तरीके से ये हाइम्स लिखी हुई हैं। आपको एक एग्जांपल के लिए बताया जाता है जैसे कि जो सेज विश्वामित्र हैं वो 2 नदियों से बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ना लोगों का कम्युनिकेशन दिखाकर आपको एक नॉलेज देने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि विश्वामित्र हैं वो 2 नदियों से बात कर रहे हैं। 2 नदियाँ हैं व्यास और सतलुज, जिनको देवियों की तरह पूजा जाता है। तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ के अंदर ना विश्वामित्र और उन रिवर्स के बीच की जो कम्युनिकेशन हुई है वो सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये है एक मैन्युस्क्रिप्ट ऋग्वेदा की, मतलब जब इसे कंपोज किया गया। ठीक है, तो ये आज से लगभग 150 साल पहले जो है इसे प्रिपेयर किया गया था। और इसे ये मिली है कश्मीर में। इसे कश्मीर से खोजा गया है। तो देखिए ये इस तरीके से ये लिखी गई थी और अभी इस वक्त ये महाराष्ट्र की एक लाइब्रेरी के अंदर प्रिजर्व्ड है। आगे आता है कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। Many prayers are in the
देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। इसके अंदर ना देखो ऋग्वेदा के अंदर कई प्रेयर्स की गई हैं कि हम भगवान से प्रेयर क्या कर रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो उसके अंदर कई प्रेयर्स की गई हैं ऋग्वेदा के अंदर, किसके लिए? कैटल के लिए, बच्चों के लिए, हॉर्सेस के लिए। देखिए उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस टाइम कैटल बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि कैटल्स के ही थ्रू लोग अपना जीवन यापन का एक सहारा लेते थे। ठीक है, मतलब कैटल्स का मतलब है जो पशु पालते हैं, एक तरह से वो पशुधन होता था उनका, वो उसके थ्रू ही अपना जीवन यापन करते थे। चिल्ड्रंस में स्पेशली सन्स की बात की गई है कि हाँ हमें बेटा हो तो मतलब वो हमारा थोड़ा ये सब चीज़ें। तो हॉर्सेज वर यॉक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल। ठीक है, अब यहाँ पर हॉर्सेस का यूज़ किया जाता था, मतलब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो भगवान से मांगी जा रही हैं, तो वो बता रहे हैं कि इनका यूज़ क्या किया जाता था। तो हॉर्सेस मतलब जो घोड़े होते थे उनका यूज़ हम क्या करते थे? घुड़सवारी करने के लिए यूज़ करते थे, बैटल्स को लड़ने के लिए। और उन बैटल्स को लड़ने के बाद हम क्या कैप्चर करते थे? हाँ, जैसे कहीं भी अगर किसी बंदे ने बैटल को जीता तो वो उनके कैटल को, कैटल का मतलब क्या होता है? जो उनका पशुधन होता है, मतलब जो उनके पशु होते हैं ना, उनको कैप्चर कर लेते थे। बैटल्स को ज़मीन के लिए भी लड़ा जाता था, ज़मीन जो पैस्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मतलब चारे के लिए, क्योंकि अगर किसी ने पशु पाले हुए हैं तो उनको चारे की भी ज़रूरत होती थी। चारे के लिए उनके पास एक अच्छी खासी ज़मीन होनी चाहिए, और उनको क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत होती थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कनेक्टेड थी, इसीलिए लोग मोस्टली अपनी प्रेयर्स में इन चीज़ों को मांगा करते थे। कुछ बैटल्स ऐसी भी थी जो वाटर के लिए लड़ी जाती थी, मतलब कि हमें इस एरिया का पानी चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए होती थी, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसा मनी सिस्टम नहीं था और लोग इन चीज़ों को मांगते थे। तो यहाँ पर जो प्रेयर्स मोस्टली ऋग्वेदा में की गई है वो इन्हीं चीज़ों को मांगा गया है। Some of the wealth that was obtained and was kept by the leaders, and some was given to the priest, and the rest was डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पीपल। कुछ अब इन चीज़ों को वेल्थ कहा जाता है, एक तरह समझ लो आप। यहाँ पर कोई पैसा नहीं है, ये जो वेल्थ है ये कुछ इसमें से कुछ वेल्थ लीडर्स रख लेते थे जो लड़ाई को लड़ते थे, कुछ प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी हुआ करते थे उनको दी जाती थी। उस टाइम ना धीरे 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 जो ये पूजा करने वाले लोग हैं, पुजारी हैं, इनको एक इम्पॉर्टेंस देनी शुरू हो गई थी, और कुछ जो है लोगों में बांट दी जाती थी। तो उस टाइम क्या होता था, और कुछ वेल्थ का यूज़ क्या करते थे? यज्ञों को परफॉर्म करने के लिए भी करते थे, और उस टाइम सेक्रीफाइसेस भी किए जाते थे, जैसे अग्नि में जो सेक्रीफाइसेस वगैरह जो किए जाते हैं वो सब किए जाते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें किस लिए की जाती थी? भगवान को खुश करने के लिए, ताकि भगवान जो है हमें ये सब चीज़ें दें, कैटल्स दें, ठीक है, ये सब चीज़ें दें। तो उसके लिए ये सब चीज़ें की जाती थी कि भगवान को उस टाइम घी चढ़ाया जाता था, ग्रेन्स चढ़ाई जाती थी। ठीक है, इन कई केसेस में एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी। तो ये सब चीज़ें भगवान को खुश करने के लिए की जाती थी, ताकि भगवान हमें ये सब चीज़ें दे। तो मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, मतलब ये तो चलो कॉमन सी बात है कि उस टाइम वॉर्स में मेंस ही पार्टिसिपेट करते थे, बट उस टाइम कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। अगर आपको ये बात करें तो ये एक तरह से वैदिक कल्चर की ही हम बात कर रहे हैं, वैदिक एज की ही बात कर रहे हैं, उस टाइम के आसपास की ही ये बातें हैं। तो कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी, किसी भी वहाँ पर कम्युनिटी के ऐसे लोग इकट्ठे होते थे और वो उस मैटर पर डिस्कस करते थे, और ये निकालते थे उसका कि कहीं हम इसमें वॉर करें या फिर पीस की तरह, मतलब पीस कर लें। ये सब चीज़ें की जाती थी। अब देखो, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब उस ज़माने में लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए भी कुछ वर्ड्स जो हैं उस टाइम इन्वेंट हुए, मतलब कि एक इंसान को कैसे डिस्क्राइब किया जाए। जैसे आज अगर आप देखें तो आजकल लोगों को कास्ट के बेसिस पर डिस्क्राइब किया जाता है, उनके सरनेम के बेसिस पर, उनकी कम्युनिटी, उनके रिलीजन के बेसिस पर, उनके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, उनकी फैमिली के बेसिस पर डिस्क्राइब किया जाता है। तो उस टाइम भी कई ऐसे सेवरल वेज थे जिसके बेसिस पर लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, वो क्या काम करते हैं, वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, वो किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली क्या है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो किस तरह की कल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। ये सब चीज़ों के बेसिस पर ना लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। तो उस टाइम मोस्टली दो ग्रुप थे जिनके बेसिस पर मतलब उनके काम के बेसिस पर थे ये, एक तरह से इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क दो ग्रुप को डिवाइड किया गया। एक थे द प्रीस्ट, ठीक है, जिनको कभी का ब्राह्मण भी कहा गया, जो अलग अलग तरह के रिचुअल्स करते थे। रिचुअल्स आपको पता है, जो अलग अलग तरह के जो पूजा पाठ ये अनुष्ठान वगैरह होते थे, ये सब जो करते थे वो थे प्रीस्ट, पुजारी। और दूसरे कौन थे? राजा। ठीक है, राजा जो थे उनको पहले स्टार्टिंग में इसकी इन चीज़ों की कोई खास जानकारी नहीं थी, जो रिचुअल्स वगैरह थे, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, उनके पास कोई कैपिटल्स नहीं होती थी, कोई प्लेसेस नहीं थे, ना खास उनके पास कुछ ऐसा वो ना ही कोई टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे। ठीक है, उस टाइम राजास का इतना वो नहीं था।
और उस टाइम ये भी हुआ करता था कि जैसे कि धीरे धीरे चीज़ें बाद में आई कि जो राजा के बेटे होते थे वही राजा बनते, सक्सेशन जैसे आया, लेकिन पहले ये चीज़ें नहीं थी। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। दो शब्दों का यूज़ किया गया लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए। एक वर्ड था जन, ठीक है, जन जिसको आज भी आजकल यूज़ कर लेते हैं लोग इन द फॉर्म ऑफ जनता, और दूसरा था विश्व, ठीक है। जो विश्व शब्द है वो वैश्य शब्द से आया था। इसके बारे में ना हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये डिटेल में इसके बारे में आगे जाकर है कि कैसे किस तरीके से वर्ण सिस्टम आया, किस तरह से लोगों का वही है कि जो आज हम डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम, वही चीज़ें हैं जो कहाँ से ये निकल कर आई हैं ना। ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में आपको पूरी क्लियर होंगी। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं ना तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आज के ज़माने में चीज़ें आई कहाँ से हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इंसानों ने ही बनाई हैं। सेवरल विश और जना आर मैंशनड बाय नेम, ठीक है। कई विश, ऐसे विश या फिर जन कह सकते हैं, मतलब एक कम्युनिटी, जैसे आप इससे एग्जांपल लगा लो कि एक बड़े एरिया में जो लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो उनको एक नाम दे दिया जाना कि हाँ ये पुरु जन है, ये यदु जन है, ये भारत जन है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो जन के लोग थे उनको कुछ नाम दे दिए जाते थे, ठीक है। इस तरीके से लोगों को डिस्क्राइब किया गया, लोगों की कम्युनिटी और ग्रुप्स ऑफ पीपल को डिस्क्राइब किया गया। So sometimes the people who compose the hymn describe themselves as Aryas and call their opponents as Dasas। देखो अब यहाँ पर ना आपको एक इससे आप एक चीज़ समझना कि उस टाइम जो लोग इन चीज़ों को लिखा करते थे, मतलब जिन लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया, लिखना शुरू किया और ये रिचुअल्स करने शुरू किए, तो वो लोग जो लिखते थे ना वो उसके अंदर ऑब्वियसली अपने आप को ही अच्छा कहेंगे, तो वो खुद को डिस्क्राइब करते थे कि हम क्या हैं, आर्याज हैं। और जो हमारे ओपोनेंट्स हैं जिनको वो डिसलाइक करते होंगे या फिर वो अपने से नीचा समझते होंगे, वो उनको कहते थे दास, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बैटल हुई और यहाँ के पर्सन ने दूसरे अपने ओपोनेंट को हरा दिया, तो जो ओपोनेंट को हराने के बाद जब वहाँ से जो लोग कैप्चर किए जाते थे ना उनको दास कहा जाता था। तो वो अपने आप खुद जो जीते हैं वो आर्याज हैं और जिन लोगों को उठाकर लाया गया है वो स्लेव्स हैं। तो ये टर्म्स जो है ना ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक माइंडसेट सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे यहाँ से पनपा है, जो आगे जाके आपको समझ आएगा कैसे कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी है। अब यहाँ पर देखो ये लिखा है ना द टर्म दास, जिसका मतलब है स्लेव, ठीक है। So slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, ठीक है। उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता था, एक प्रॉपर्टी की तरह की, ओनर की प्रॉपर्टी है, हम तुमको कैप्चर करके लाए हैं क्योंकि जो तुम्हारा लीडर है वो हार गया है, तो तुम हमारे स्लेव हो और हम जो चाहेंगे तुम वैसे ही काम करोगे। सो वाइल द ऋग्वेदा वाज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर। जब ऋग्वेदा जो है नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर कंपोज किया गया तो उस टाइम, ये उसी टाइम की बात है जब वैदिक एरा चल रहा है। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो अराउंड 1600 बीसी जो है वो डिक्लाइन कर गई थी। तो उसके बाद ना वैदिक एज शुरू हुई। वैदिक एज के दौरान ही वेदों की रचना हुई, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये पूजा पाठ ये सब चीज़ें शुरू हुई, भक्ति शुरू हुई और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक सोसाइटी जो सिस्टम शुरू होता है ना कि लोगों को डिस्क्राइब करना शुरू करना कि आप ये काम करते हैं, आप वो काम करते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो वैदिक एज के अंदर ही शुरू हुई। और कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे जैसे ही आगे लेटर आया ना वैदिक एज, तो वो चीज़ें काफ़ी और भी आगे से आगे बढ़ती चली गई। अब वो ये बता रहा है कि ऋग्वेदा में ये सब चीज़ें जो हुई हैं उसके अलावा और क्या डेवलपमेंट्स दिखी और क्या चीज़ें हैं जिनसे हमने पास्ट को समझा। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। देखो मेगालिथ क्या होते हैं, मेगालिथ होते हैं बड़े स्टोन्स, ठीक है। सो दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। इनको ना बहुत ही मतलब कि केयरफुली अरेंज करके रखा जाता था और इनको मोस्टली जो ब्यूरियल साइट्स होती है, मतलब जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है ना उसके आसपास इसको रखा जाता था। और ये प्रैक्टिस जो है लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू की गई थी। मतलब ये मोस्टली और ये प्रेवलेंट हुई डेक्कन में, डेक्कन मतलब जो साउदर्न इंडिया पड़ता है ना वहाँ पर, और नॉर्थ ईस्टर्न और कश्मीर में, मतलब इन एरियाज में ज़्यादा प्रेवलेंट हुई। ये देखो ये जैसे ये एरिया है, यहाँ पर ये जो बाहर ये बड़े बड़े ये स्टोन्स रखे हैं ना ये क्या है, मेगालिथ हैं, ठीक है। और ये ब्यूरियल है किसी का होगा जो भी है। तो यहाँ पर किसी को दफनाया जाता था और जहाँ पर भी दफनाया जाता था उसके आसपास ये बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, ठीक है।
तो इस तरह से ये दिखाई गई है, देखो ये साइट है। तो समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दीज आर द इंडिकेशंस दैट देयर आर ब्यूरियल्स बिनेथ। तो ये चीजें इंडिकेट करती थी कि भाई इसके नीचे कोई दफनाया गया है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये साइंस होते थे कि हाँ यहाँ पर किसी को दफनाया गया है, ये किसी का ब्यूरियल है। सो ऑल दीज ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। इन सभी ब्यूरियल्स के बीच ना एक कॉमन फीचर मिला है। वो क्या फीचर है जो इनको कॉमन बनाता है कि वहाँ पर ना कुछ, जब भी कोई किसी को दफनाया जाता था तो वहाँ पे डिस्टिंक्टिव एक पॉट रखे जाते थे, जैसे कि वो जिनको कहा जाता था ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब। और वहाँ पर आसपास कई वेपन्स भी मिले हैं, ठीक है, कई बार स्केलेटन्स भी मिले हैं, कई ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं स्टोन्स के, गोल्ड के। तो काफ़ी चीज़ें उस चीज़ के आसपास मिली हैं। देखो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें जो लाश के पास, जो मतलब जो दफनाई जाती थी उसके आसपास ये चीज़ें मिली हैं। तो देखो जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो हम ये लगाते हैं अंदाज़ा कि हाँ उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें की जाती होगी, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब हम जब आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि जो ये ऑब्जेक्ट स्केलेटन के पास मिले हैं वो उन्हीं से बिलोंग करते होंगे, मतलब जो डेड पर्सन है वो उसी के होते होंगे। तो जब उसकी डेथ होती होगी तो उसकी चीज़ें उसी के साथ दफना दी जाती होंगी, ठीक है। सो समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। मतलब कभी कभार कभी कभी कई कई ऐसी ग्रेव्स मिली हैं जहाँ पर किसी में कम सामान रखा है तो किसी में बहुत ज़्यादा सामान रखा है। यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहे हैं कि हेयर वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। अदर स्केलेटन जो है उसके अंदर बस कुछ पॉट्स ही मिली हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर ना एक डिफरेंस था, एक स्टेटस डिफरेंस था, कि मतलब जो इंसान अमीर होता होगा उसके साथ तो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो उसके पास अच्छी चीज़ें होती होंगी वो रखी जाती होंगी, मतलब और जो गरीब होता होगा उसके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं होगा तो वो पॉट्स वगैरह जो उसकी चीज़ें होती होंगी वो रखी जाती होंगी। तो इससे हम एक स्टेटस डिफरेंस लगा सकते हैं कि उस सोसाइटी में भी रिच एंड पुअर वाला स्टेटस डिफरेंस था, मतलब गरीब अमीर वाला डिफरेंस था, ठीक है। वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मीन्स फॉर सर्टन फैमिलीज। अब यहाँ पर कुछ ना स्पॉट्स ऐसे मिले हैं जहाँ पर मतलब कि एक फैमिली की बिलोंगिंग्स हमें दिखती हैं। मतलब क्या है कि देखो इसमें लिखा है, हाँ कई मेगालिथ ऐसे हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाँ वो फैमिली वाले लोग होते होंगे, एक ही जगह को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता होगा और जब बाद में किसी और पर्सन की डेथ होती होगी तो वहाँ पर उसके पर्सन को भी वहीं दफना दिया जाता होगा। तो मतलब ऐसा हुआ है कि कई ब्यूरल्स में एक से ज़्यादा स्केलेटन्स मिले हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि सर्टन फैमिलीज़ को एक ही जगह पर दफना दिया जाता होगा, ठीक है। अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। एक स्पेशल ब्यूरियल है इनाम गांव का। इट इज़ अ साइट, इनाम गांव जो है ये इस वक्त महाराष्ट्र में है और ये एक साइट है, ये है इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ये भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है और इस नदी के किनारे ही ये साइट है। और इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। यहाँ पर क्या है, अडल्ट वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ पर जनरली अडल्ट को जो है ब्यूरियल में दफनाया गया है, उनका जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ होता था, ठीक है। और समटाइम्स जो ब्यूरियल्स हैं वो घर के अंदर भी दफनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि वेसल्स जिसके अंदर फूड कंटेन किया जाता था ना, उनके अंदर भी डेड पीपल को दफनाया गया है। जैसे बड़े लार्ज जो होते होंगे, बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते होंगे उनके अंदर दफनाया गया है। एक सबसे बड़ा जो घर मिला है 5 रूम्ड हाउस, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस है इस साइड का। तो इसके अंदर हमें एक ब्यूरल मिला है जिसके अंदर बहुत मतलब कि एक मैन मिला है जिसको एक बहुत बड़े क्ले जार के अंदर दफनाया गया है, ठीक है। 4 लेग वाला एक क्ले जार है, उसके अंदर उस मैन को दफनाया गया है और वो एक घर के अंदर है ये ब्यूरल, ठीक है। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। इस हाउस के अंदर एक ग्रेनरी भी है और इस बॉडी को क्रॉस लेग पोजीशन में दफनाया गया है। तो मतलब इन सब चीज़ों के थ्रू ना हमें जानकारी मिलती है कि उस टाइम के लोग किस तरह की जो चीज़ें होती थी, मतलब क्या बोलते हैं उनको, रीति रिवाज किस तरह के उनके होते थे, ठीक है, और वो किस तरह का उनका माइंडसेट था, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो ये सब चीज़ें ना वैदिक कल्चर है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्रोनोलॉजिकली। तो अब हम आगे ये इस वक्त वैदिक एज एरा में ही चल रहे हैं कि वैदिक एरा थी, जब वैदिक एज था तो कैसे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी।
तो ये ब्यूरल्स के थ्रू हमें क्या जानकारी मिली है, तो इसमें हमने दोनों के थ्रू पढ़ लिया कि हमें दोनों के थ्रू कैसे जानकारी मिली है। अब हम इसी के थ्रू अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके ऑक्यूपेशंस क्या होते होंगे। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गाँव ये वही सबसे जो साइट है महाराष्ट्र में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड ऑफ, अब यहाँ पर बीज मिले हैं वीट के, बार्ले के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीस के और सिसेम के। बोन्स मिली हैं कई एनिमल्स की, ठीक है। अब कई एनिमल्स की बोन ऐसी भी हैं जिन पे कट मार्क्स हैं, तो इसके थ्रू हम अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं कि उन एनिमल्स को खाने के लिए यूज़ किया गया होगा, इसलिए उनके ऊपर कट मार्क्स हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू ना हमें पता चल जाता है कि हाँ उस टाइम कैसे चीज़ें होती होंगी, तभी ये चीज़ें हमें ऐसे अवशेषों में मिली हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमें कैटल्स के स्केलेटन मिले हैं, बफेलो के, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, पिग्स, ठीक है, डियर, ब्लैक बक, ये सब चीज़ें इन सब के मिले हैं। और बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, इन सब के भी अवशेष मिले हैं। और कुछ फ्रूट्स भी मिले हैं जैसे कि बेर है, आंवला, जामुन, डेट्स, ठीक है। मतलब वैरायटी ऑफ बेरीज भी हैं जो कलेक्ट की गई हैं। बस ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हुआ है। इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमारा चैप्टर 5 भी इसमें ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। तो इसके थ्रू हमने जाना कि कैसे हमें बुक्स और ब्यूरियल्स के थ्रू जानकारी मिली है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।